नमस्कार साथियों, मैं मनीष मोहाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्याय 5 सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। और आज उसका लेक्चर नंबर 5। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे गुरुजी? आज हम लोग पढ़ेंगे संतुलित, अधिशेष एवं घाटा बजट, और फिर घाटा बजट में आज हम पढ़ेंगे राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। चलिए बच्चों, संतुलित, अधिशेष एवं घाटा बजट। अभी तक आप लोगों ने बजट को जान लिया कि बजट क्या होता है, बजट का अर्थ जान लिया कि एक प्रकार से सरकार की प्राप्तियां और सरकार का जो व्यय का पूरा ब्यूरो होता है उसको हम बजट कहते हैं, जो कि हर साल 1 फरवरी को संसद के सामने पेश किया जाता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के सत्र के लिए। अब ये जो बजट होता है बच्चों, ये बजट 3 प्रकार का हो सकता है। ये बजट 3 प्रकार का हो सकता है और इस बजट में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो होता है संतुलित बजट। संतुलित बजट, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस्ड जो बजट है वो संतुलित बजट या बैलेंस्ड बजट। इसका अर्थ क्या होगा? संतुलित बजट या बैलेंस्ड बजट का अर्थ यह है कि जहां पर सरकार की प्राप्तियां बराबर सरकार के व्यय, मतलब सरकार ने जितना कमाया है उतना ही सरकार ने खर्च कर दिया। अगर सरकार को 100 रुपए की इनकम हुई है तो सरकार ने 100 रुपए खर्च कर दिए, तो ये क्या आ जाएगा? बैलेंस बजट आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? संतुलित बजट आ जाएगा। मतलब वहां पे बैलेंस है, ना तो सरकार को फायदा हुआ है ना सरकार को नुकसान हुआ है। फिर दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरे में हम कहते हैं अधिशेष बजट। दूसरा है बच्चों अधिशेष बजट, या जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सरप्लस बजट। अधिशेष बजट या सरप्लस बजट, जिसमें क्या होता है कि जो प्राप्तियां हैं हमारी, प्राप्तियां हमारी ज्यादा होती हैं और जो व्यय है वो हमारा कम होता है। मतलब यहां पे सरकार को फायदा हुआ है, सरकार ने कमाए 100 रुपए हैं और खर्चा सरकार से 80 रुपए का ही हुआ है, मतलब 20 रुपए बच गए। ये क्या हो गया? अधिशेष बजट हो गया, सरप्लस बजट हो गया। मतलब यहां पे सरकार फायदे में है, प्रॉफिट में चल रही है। तीसरा जो प्रकार होता है वो है घाटे का बजट, घाटा बजट। घाटे बजट को हम इंग्लिश में कहते हैं डेफिशिएट बजट। डेफिशिएट बजट, और इसमें क्या होगा कि जो प्राप्तियां हैं सरकार की, जो सरकार की प्राप्तियां हैं वो कम होंगी और सरकार का व्यय जो है वो ज्यादा होगा। सरकार ने 100 रुपए कमाए हैं पर खर्चा 120 का हो गया, मतलब 20 रुपए का सरकार का एक्स्ट्रा नुकसान हो गया। तो बजट के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। संतुलित बजट होता है, बैलेंस बजट, अधिशेष बजट होता है, सरप्लस बजट, और घाटा बजट, डेफिशिएट बजट होता है। ठीक है, जहां पे संतुलित जो बजट है वहां पे प्राप्तियां और व्यय दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। मतलब यहाँ पे ना तो फायदा हुआ है या ना नुकसान हुआ है। अधिशेष बजट सबसे अच्छी कंडीशन है अगर ये चीज होती है, जहां पे प्राप्तियां ज्यादा है, खर्चा कम है, तो 100 रुपए कमाए 80 खर्च हो गए। घाटा बजट बहुत नुकसानदायक है, जहां पे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और इनकम कम है। अब आप एक बार सरकार को छोड़िए, सरकार को साइड में रखिए, आप खुद के ऊपर सोचिए। जब आपका बजट, मतलब आपकी जितनी इनकम है आपके उतने ही खर्चे हो रहे हैं, आप चिंता में नहीं हो, मजे में हो, संतुलित बजट चल रहा है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। जब सरप्लस बजट चल रहा है तब तो आप मतलब ऐसे मान लो कि खुशी से ही उछल पड़ोगे, और मौज हो गई, मौज हो गई, मौज हो गई। इनकम 10,000 की, खर्चे 7,000 के हो रहे, मजे आ गए, मजे आ गए, मजे आ गए। तो सरप्लस बजट क्या है? सरप्लस बजट में भी आप खुश हो, कोई समस्या वाली बात नहीं। ये दो जो सिचुएशन है, ये जो 2 परिस्थितियां हैं बच्चों, इसमें ना तो अपन व्यक्तिगत तौर पर चिंतित होते हैं, ना कोई परेशानी होती है। ऐसे सरकार भी यहां पर क्या है, ना तो संतुलित बजट में, बैलेंस बजट में चिंता करेगी और न ही अधिशेष बजट में। ये तो दोनों बहुत अच्छी स्थितियां हैं, ये तो सबसे अच्छी स्थिति है। परंतु जब आ जाता है घाटे का बजट की बात आ जाती है, जब इनकम कम हो रही है और खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, तब हम हमारे निजी जीवन की बात कर ले, फिर हम चिंता करना शुरू करते हैं। हम सोचते कहां से पैसा लाऊं, किससे उधार लूं, वो उधार कैसे चुकेगा, उसका ब्याज कैसे चुकाऊंगा। ये सारी जो चिंता है वो सारी चिंता लेकर के फिर हम पूरा हिसाब किताब लगाते हैं, कहां से पैसा लेना है, कहां से नहीं। तो ये जो घाटे का बजट है ना, ये डेफिशिएट जो बैलेंस है, ये जो डेफिशिएट बजट है, इसको पढ़ना बड़ा जरूरी है कि किस प्रकार से सरकार ये जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है
उसको कहां से सरकार कवर करती है, कैसे कवर करती है, ये हमें जानना है। तो ये घाटे का बजट है, डेफिसिट बजट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपन को पढ़ना है। बाकी इन दो में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां पर अधिशेष भी हो जाए तो बल्ले बल्ले है, और संतुलित भी चलता रहे तो चलो बढ़िया है, दाल रोटी मिल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जब ये आ जाता है ना, घाटा का बजट आ जाता है, तो घाटा का बजट मतलब बड़ा दुखदायी होता है। संतुलित बजट, सरकार जमा आय के बराबर राशि खर्च कर सकती है, इसे संतुलित बजट के रूप में जाना जाता है। जब सरकार की आय, इनकम ऑफ द गवर्नमेंट बराबर सरकार के खर्च हो जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित बजट कहेंगे, बैलेंस बजट कहेंगे। बच्चों कंफ्यूजन में कहीं भी नहीं रहना, कंफ्यूजन डाउट है ना, वो दूर दूर तक रहना चाहिए। 0% डाउट हो, आपके पास डाउट आना भी नहीं चाहिए। इस हद तक, इस लेवल तक मैं जाकर के पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, और एक एक चीज को बड़ी बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप बस उनको समझते हुए चलिएगा और अच्छे से समझ जाइए, जो आपके एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाए। तो संतुलित बजट संतुलन में है, झुकाव किधर ज्यादा नहीं है। देखो अपने अधिशेष में देखा, प्राप्तियों की तरफ ज्यादा झुकाव, मतलब प्राप्तियां ज्यादा है। घाटा बजट में जो व्यय है उसकी तरफ ज्यादा झुकाव है। संतुलन में है यहाँ पे, ना तो इधर वो है ना, इधर चला मैं उधर चला, ऐसा नहीं है। मैं यही खड़ा हूं, मैं ना इधर जा रहा हूं, प्राप्तियों की तरफ भी नहीं जा रहा, और मैं व्यय की तरफ भी नहीं जा रहा, मैं इधर ही खड़ा हूं। ठीक है, तो इधर चला उधर चला वाला गाना अपन को नहीं चलाना है यहाँ पे। ठीक है, संतुलित बजट हो जाएगा। अगर इससे ज्यादा खर्च करने की जरूरत पड़ती है तो बजट को संतुलित रखने के लिए करों के माध्यम से राशि प्राप्त करना पड़ेगा। अगर ये जो आपकी जितनी आय है उससे ज्यादा अगर खर्चा करने की आवश्यकता पड़ती है, तो फिर सरकार क्या करती है, करों के माध्यम से राशि प्राप्त करती है, मतलब कैसे न कैसे टैक्स बढ़ाकर करके वो इनकम जनरेट करती है। इस पॉइंट को भी आप छोड़ दो, चिंतित मत हो, जो चीज आपकी चिंता का कारण बने उसको हटा दो। अब आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, संतुलित बजट का मतलब क्या है, जहां पर आय बराबर खर्चे हैं, सरकार की प्राप्तियां बराबर व्यय है, वह संतुलित बजट है। बजट अधिशेष क्या होगा, जब कर से प्राप्त राशि आवश्यक आय से अधिक होती है तो इसे बजट अधिशेष कहते हैं। मतलब सीधी सी बात है, जब सरकार की आय है जो व्यय से अधिक हो जाए, खर्चों से अधिक हो जाए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम उसको क्या कहेंगे, बजट अधिशेष कहेंगे। क्या कहेंगे, सरप्लस बजट कहेंगे। हालांकि मुख्यतः ऐसी भी स्थिति होती है जब व्यय राजस्व से अधिक हो, मतलब व्यय जो खर्चा है वो राजस्व मतलब जो इनकम है उससे अधिक हो। यह तब होता है जब सरकार घाटा वाला बजट को चलाती है। तो ये कौन सा होता है, तीसरा घाटा वाला बजट होता है। अब सरकारी घाटे की माप की चर्चा कर लेते हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं, सरकारी घाटे की माप। अब आपको यह बात पता चल गई कि भैया 3 प्रकार के बजट का होता है। ठीक है, एक अधिशेष बजट है, एक संतुलित बजट है और एक घाटे का बजट है। तो सबसे पहले तो आप यहां पे लिख लो घाटे का बजट। ठीक है, घाटे का बजट। अब ये जो घाटे का बजट है ना बेटा, इस घाटे के बजट में पहली बात तो यह है कि यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है कि जो प्राप्तियां हैं हमारी, मतलब सरकार की जो प्राप्तियां हैं, इनकम ऑफ द गवर्नमेंट है, वो लेस देन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट है। मतलब सरकार के खर्चे ज्यादा हैं और सरकार की इनकम कम है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अगर मुझे घाटे का बजट, या मैं इसको इंग्लिश में कहता हूं डेफिशिएट बजट का अगर मुझे फॉर्मूला लिखना हो, अगर मुझे डेफिशिएट बजट का फॉर्मूला लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा कि जो एक्सपेंडिचर है, जो सरकार का व्यय है, व्यय माइनस प्राप्तियां, व्यय माइनस प्राप्तियां। क्योंकि व्यय ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है, तो खर्चे में से प्राप्ति माइनस कर दो, जब भी खर्चा आ रहा है तो ही आपका क्या है, डेफिशिएट बजट है। अब ये जो डेफिशिएट बजट है, ये जो घाटे का बजट है बच्चों, ये घाटे का बजट भी 3 प्रकार का होता है। इस घाटे के बजट के 3 प्रकार कौन कौन से, सबसे पहला होता है राजस्व घाटा, राजस्व घाटा, या जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रेवेन्यू डेफिशिएट, रेवेन्यू डेफिशिएट। ओके, उसके बाद दूसरा होता है बच्चों राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, या जिसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिशिएट। तीसरा होता है प्राथमिक घाटा, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी डेफिशिएट। ठीक है,
तो अब यहाँ पे हमने ये देखा कि जो बजट की स्थिति है वो तीन हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? संतुलित बजट हो सकता है, अधिशेष बजट हो सकता है और घाटे का बजट हो सकता है। तो उन दो को छोड़ दो, चर्चा किस पे करनी? घाटे के बजट पे करनी। घाटे का बजट भी तीन प्रकार का होता है, राजस्व घाटा भी आता है, राजकोषीय घाटा भी आता है और प्राथमिक घाटा भी आता है। ठीक है, अब पहले आज के लेक्चर में जो हम पूरा कवर करेंगे अच्छे से, वो क्या करेंगे? राजस्व घाटा कवर करेंगे। लेक्चर 5 में कवर होगा राजस्व घाटा, लेक्चर 6 में कवर होगा राजकोषीय घाटा और लेक्चर 7 में कवर होगा बच्चों प्राथमिक घाटा, या जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। इस प्रकार से 3 लेक्चर्स में हम इन तीनों को कवर करेंगे। काफी जगह मैंने देखा है, काफी टीचर्स जब स्कूलों में भी पढ़ाते हैं ना, तो एक दिन में इनको तीनों को खत्म कर देंगे 23, 35, 40 मिनट की क्लास में। लेक्चर्स बनाते हैं तो एक लेक्चर में 35-40 मिनट के में खत्म हो जाएगा। अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन बिल्कुल हर चीज को क्या है क्लियर करके हुए चलेंगे। जब एक एक चीज हमारी क्लियर हो जाएगी, हम हर चीज को समझते हुए चलेंगे, तो हमारे लिए पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा। इसलिए आज पूरा का पूरा जो फोकस है वो किस पर रहेगा? राजस्व घाटे पर रहेगा, रेवेन्यू डेफिसिट पर रहेगा। ओके, बजटीय घाटा जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है तो इस स्थिति को बजटीय घाटा कहते हैं। मतलब बजट डेफिसिट की कंडीशन कहते हैं जब सरकार की क्या है? राजस्व का मतलब भी एक प्रकार से इनकम है बेटा। ठीक है, जो सरकार की इनकम है, जो सरकार की आय है, उससे अधिक क्या है? व्यय है। मतलब सरकार की इनकम से ज्यादा क्या है? खर्चा हो रहा है। और जब खर्चा ज्यादा हो रहा है, इनकम कम आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया भैया? सरकार घाटे में चल रही है, बजट घाटे वाला बजट है। इस घाटे की पूर्ति के लिए कई उपाय किए जाते हैं जिनका किसी अर्थव्यवस्था पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अब ये जो घाटे की पूर्ति, अब देखो घाटा हुआ है, देखो अब अपने आज घर में मान लो इनकम जितनी हुई इससे ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो अब उसकी भरपाई के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ना भाई। इनकम 10,000 है और पैसे 13,000 लग रहे हैं, 3,000 कहां से लाए? तो उसकी भरपाई तो करेंगे, रिश्तेदार से उधार लेंगे, कहीं से और लेंगे, किसी से कुछ मांगेंगे, कैसे न कैसे करके हम उसकी भरपाई करेंगे। क्योंकि जो 13,000 रुपये हम खर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी आवश्यकता है, जरूरत है, वो तो करनी पड़ेगी। और 10,000 इनकम है, 3,000 एक्स्ट्रा चाहिए, तो 3,000 कहीं ना कहीं से तो लेकर के आने पड़ेंगे। तो उसी प्रकार से सरकार का ये जो बजट का घाटा है, तो उसकी कहीं ना कहीं से तो सरकार पूर्ति करेगी। कुछ ना कुछ तो उपाय उसके सरकार अपनाएगी। और जब कुछ ना कुछ उपाय उसके अपनाएगी तो उसका अर्थव्यवस्था पे अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। कुछ भी प्रभाव पड़े, पर प्रभाव पड़ेगा तो सही ना, इंपैक्ट होगा तो सही ना। आज अगर मैं कहीं से 3,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा हूं, तो 100% श्योरिटी है कि उसका इंपैक्ट मेरी फैमिली पर, मेरी आगे लाइफ है उस पर पड़ेगा। क्योंकि 3,000 रुपये उधार ले रहा हूं, फिर उसका ब्याज भी चुकाना है, फिर वापस पैसे चुकाना है, और वापस हो सका कि मुझे और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ गई आगे, तो और उधार लूंगा, और ब्याज हो जाएगा, और कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो इंपैक्ट तो पड़ता ही है। तो जैसा हम एक जने के हमारे कर्जा लेने से पूरे परिवार पे इफेक्ट पड़ता है, उसी प्रकार से सरकार के कर्जा लेने से, सरकार का बजट घाटा चलने से पूरे देश को, पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित होना ही पड़ता है। अब आज हम चर्चा करेंगे राजस्व घाटे की। किसकी चर्चा कर रहे हैं? राजस्व घाटा, या जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, देखिए अब ये जो टर्म है ना राजस्व घाटा, ये तीनों में से, जो तीनों में आपको घाटे पढ़ाऊंगा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा, इन तीनों घाटों में से अगर सबसे आसान है, जिसे आप आसान तरीके से समझ सकते हो, वो यही है। ये राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट ही वह घाटा है जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मतलब जिसमें ज्यादा हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे डिफिकल्ट अगर तीनों में से कोई सा है तो वह है राजकोषीय घाटा। देखो डिफिकल्ट तो वैसे कुछ भी नहीं है, पर मैं एक बता रहा हूं जिसमें थोड़ा सा हमें ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाती है और थोड़ा एक्स्ट्रा वहां पढ़ना पड़ता है, उस हिसाब से कह रहा हूं। राजकोषीय घाटा है ना, वहां पर हमें कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल का पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे आसान अगर कोई है तो वो है राजस्व घाटा या रेवेन्यू घाटा। राजकोषीय घाटा थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, मतलब उसमें ज्यादा हमें पढ़ना पड़ता है। रेवेन्यू डेफिसिट, अब जैसे आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि भैया रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व जो घाटा है वो है राजस्व घाटा। अब राजस्व घाटा का मतलब यह है कि आप लोगों ने पहले राजस्व प्राप्तियां और राजस्व जो व्यय है वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा। जब हमने बजट की बात करी थी, देखो हर चीज को लिंक करते हुए समझो। जब हम लोगों ने बजट की बात करी थी तो बजट में मैंने आपको पढ़ाया था कि राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय, ओके, एक्सपेंडिचर। अब देखो राजस्व प्राप्तियां या जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं वो क्या होती हैं? ऐसी रिसिप्ट्स होती हैं नाइदर क्रिएट लायबिलिटी, नॉर रिड्यूस असेट्स। मतलब ना तो वो देयता पैदा करेगी,
मतलब ना तो वो देनदारी तय करेगी और ना ही वो हमारी किसी संपत्ति को कम करेगी। राजस्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां होती हैं जो ना तो हमारी लायबिलिटी को कम करेगी और ना ही हमारे असेट्स को, ना तो हमें लायबिलिटी को बढ़ाएंगी और ना ही हमारे असेट्स को कम करेंगी। तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें हमारे आ जाता है टैक्स। इसमें हम टैक्स से और नॉन टैक्स से पैसा लेते हैं। तो अब भैया हमारे पास पैसा, टैक्स पैसा आया है, टैक्स से पैसा आया। जब टैक्स से पैसा आया है तो उसमें कौन सी लायबिलिटी बढ़ी है, वो तो लोगों को देना था। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, देनदारी, आपको वो पैसा चुकाना है। तो उसमें कुछ हुआ क्या, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और नॉन टैक्स में क्या हो जाता है बच्चों, नॉन टैक्स में आपका फीस, लाइसेंस, ये सब कुछ आ जाएंगे। तो राजस्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां होती हैं बच्चों जिन पर ना तो सरकार की देनदारी बढ़ती है और ना ही सरकार की कोई संपत्ति कम होती है। जब भी ऐसी कंडीशन हो जहां पे ना तो सरकार की देनदारी बढ़ रही हो और ना संपत्तियां कम हो रही हो, ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, राजस्व प्राप्तियां कहेंगे। ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहेंगे। तो अभी राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां अपन ने पढ़ी थी। ये राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होंगी, आइदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस असेट। या तो वो लायबिलिटी क्रिएट करेगी, या तो देनदारी बढ़ाएंगी, या हमारी संपत्ति को कम कर देंगी। लायबिलिटी बढ़ाने में कैसे है कि हम उधार ले लेंगे, हम बोरो कर लेंगे। और संपत्ति कम करने में कैसे है, हमें किसी सरकार अपनी किसी संपत्ति को बेच देगी, अपने किसी बॉन्ड्स को बेच देगी। तो ये हमने क्या पढ़ा था, पूंजीगत प्राप्तियां पढ़ा था। अब भी यहां पर पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय का काम नहीं है। अब आ जाते हैं राजस्व व्यय, या जिसपे हम लोग कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, सरकार के ऐसे खर्चे, कौन से खर्चे, सरकार के ऐसे खर्चे हैं जो डेली बेसिस पर होते हैं। सरकार के ऐसे खर्चे हैं जो डेली बेसिस पर होते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, नाइदर रिड्यूस लायबिलिटी नॉर क्रिएट एनी एसेट। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या राजस्व व्यय कौन से व्यय होते हैं, ऐसे खर्चे होते हैं जिनसे ना तो हमारी लायबिलिटी जो है, हमें देनदारी थी, वो कम होती है, ना तो वो कम होगी, और ना ही हमारे पास कोई संपत्ति बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना, ना तो हमारे पास जो लायबिलिटी है वो कम नहीं हो रही है और ना ही हमारे पास संपत्ति बढ़ रही है। पर जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय की बात करते हैं, वो या तो देनदारी को कम करती है या वो क्या करती है, कोई संपत्ति बढ़ाती है। मतलब सरकार ने कोई भूमि का अधिग्रहण कर लिया तो सरकार के पास भूमि आ गई, संपत्ति बढ़ गई। सरकार ने किसी का कर्जा चुका दिया तो वो कम हो गया, इस प्रकार से। पर यहाँ पे ये नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सरकार डेली बेसिस वाला काम कर रही है। कर्मचारियों को पेमेंट दे रही है, ठीक है, किसी को पेंशन दे रही है सरकार, ग्रेचुइटी दे रही है, ये सब कुछ जो देने का काम है वो सरकार कर रही है। तो यहाँ पे सरकार की कोई लायबिलिटी कम थोड़ी हो रही है, किसी से उधार लिया तो वो कम थोड़ी हुआ, नहीं हुआ ना, कोई संपत्ति थोड़ी बन गई, नहीं बनी ना। तो ये, तो अब यहाँ पर जब हम राजस्व घाटे की बात करते हैं तो राजस्व घाटे का जो हमारा सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो ये होता है कि राजस्व व्यय जब ज्यादा है और राजस्व प्राप्तियां हमारी कम है, राजस्व व्यय ज्यादा है और राजस्व प्राप्तियां है वो हमारी कम है, ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, राजस्व घाटा कहेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे। तो इसलिए अगर मुझे राजस्व घाटे का फॉर्मूला लिखना पड़े तो मैं लिख दूंगा कि राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये अपना सीधा सा है। राजस्व घाटा मैंने आपको बोला सबसे आसान है, नाम से पता चल रहा, राजस्व में रेवेन्यू घाटा आ रहा है। तो रेवेन्यू में हम देखते हैं कि राजस्व प्राप्ति भी लेते हैं और राजस्व व्यय भी करते हैं। तो राजस्व व्यय जब ज्यादा हो और प्राप्तियां कम हो तब हमें राजस्व घाटा हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट हमारे सामने आ जाएगा। राजस्व घाटे का संबंध सरकार के राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों से। अब राजस्व जो घाटा होता है, जो रेवेन्यू डेफिसिट हमें होता है, उसका संबंध सरकार के किससे, राजस्व व्यय से। कि जो राजस्व व्यय मतलब सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना कर रही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होगा, जो डेली बेसिस पे सरकार खर्चा कर रही है, कर्मचारियों का पेमेंट करना है, ठीक है, उनका पेंशन देना है, ये सब कुछ, जिसमें ना तो लायबिलिटी कम होगी, ना तो देनदारी कम होगी बच्चों, और ना ही कोई संपत्ति सरकार की बनेगी। और राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों से, राजस्व प्राप्तियां क्या है, ऐसी प्राप्तियां हैं जो ना तो सरकार के ऊपर कोई देनदारी देगी और ना ही सरकार की किसी असेट्स को, संपत्ति को कम भी नहीं करेंगी, जैसे कि टैक्स, नॉन टैक्स, ये सब इसमें आ जाएगा।
ये दिए गए वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता को संदर्भित करता है। ये दिए गए वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष मतलब जो एक साल का टाइम पीरियड होता है, जिसमें हम कहते हैं 1 अप्रैल से लेकर करके 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड होता है, जो भी वर्ष दिया गया है उसमें राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता को संदर्भित करता है। मतलब दिखा रहा है कि राजस्व जो व्यय है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो क्या है, अधिक है। राजस्व प्राप्तियों पर क्या अधिक है, राजस्व व्यय अधिक है। मतलब प्राप्तियां कम है और जो व्यय है वो अधिक है। राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को बताता है। तो यही बात कह रहा है कि राजस्व व्यय के अधिशेष को बताता है। अधिशेष मतलब सरप्लस, एक्स्ट्रा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे, राजस्व व्यय। जो खर्चा हो रहा है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो ज्यादा है किसकी तुलना में, रेवेन्यू रिसिप्ट्स की तुलना में। तो अब अगर आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे आपसे मान लीजिए कि पूछ लिया गया बेटा राजस्व घाटा को बताइए, तो राजस्व घाटा में से आप ये लिख दीजिएगा, ये वाली लिख दो चाहे ये वाली लिख दो, एक ही बात है। ये दिए गए वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्ति पर राजस्व व्यय की अधिकता को संदर्भित करता है, या राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्ति के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को बताता है। इसके बाद लिख दो ये वाला फॉर्मूला, राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरी बात ये, अब आप ये चीज सोचो कि ये जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको एक एक वीडियो में क्यों करा रहा हूं, क्योंकि बेटा ये ऐसे टॉपिक हैं, इनके फॉर्मूलों से लेकर करके इन पूरे टॉपिकों पर 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन बन सकता है, 2 में भी बन सकता है, 3, 4 तक किसी भी टाइप में क्वेश्चन बन सकता है, यहां तक कि एमसीक्यू में भी पूछ लेगा। अब अगर आपको बिल्कुल पॉइंट क्लियर है तो आप आराम से एमसीक्यू क्लियर कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बाकी बच्चे एग्जाम हॉल में बैठ करके दिन में ही तारे देखते रह जाएंगे, ठीक है। इसीलिए आपको पहले राजस्व प्राप्ति या पूंजीगत प्राप्ति एक लेक्चर में पढ़ाई, फिर राजस्व व्यय और पूंजीगत जो व्यय है वो एक लेक्चर में पढ़ाया, अब आज राजस्व घाटा अपन लोग एक लेक्चर में कवर कर रहे हैं। राजस्व घाटा दर्शाता है कि सरकार का अपना राजस्व सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज और विभिन्न सेवाओं के प्रावधानों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। देखो अब राजस्व घाटा में क्या दर्शा रहा है, बड़े ध्यान से इस बात को सुनना। रेवेन्यू रिसिप्ट्स और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपको पता है सरकार टैक्स से, नॉन टैक्स से इनसे पैसा ले रही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सरकार अपने जो डेली काम है उन पर खर्चा कर रही है। तो ये क्या कह रहा है कि राजस्व घाटा में क्या दर्शाता है, क्या दिखा रहा है राजस्व घाटा, मतलब राजस्व घाटा आया है तो इसका मतलब क्या है कि राजस्व सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज और विभिन्न सेवाओं के प्रावधानों पर होने वाला जो खर्चा है उसके लिए अपर्याप्त है। मतलब सरकार के पास जो राजस्व है, जो सरकार के पास इनकम है, जो सरकार के पास रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू सरकार के होने वाले सभी खर्चों के लिए अभी अपर्याप्त है, कम है। मतलब सरकार खर्चा कर रही है सरकारी विभागों के सामान्य कामकाजों पे, सरकार खर्चा कर रही है विभिन्न सेवाओं के प्रावधानों पे, इन सेवाओं के प्रावधानों पे, सरकारी कामकाजों पे जो सरकार पैसा खर्च कर रही है, उस खर्चे के लिए अभी सरकार के पास उतना पैसा नहीं है, वो अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट सरकार का है। इसीलिए क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स। राजस्व घाटे में केवल उन्हीं लेन देनों को शामिल किया जाता है जिनसे सरकार के वर्तमान आय और व्यय पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए राजस्व घाटे में हम कौन से लेन देन को शामिल कर रहे हैं, ऐसे लेन देन को ही शामिल कर रहे हैं जिनसे सरकार की वर्तमान मतलब आज मौजूदा जो आय है वो और सरकार का जो आज मौजूदा व्यय है, खर्चा है, उस पर प्रभाव पड़ता है। मतलब सरकार की इनकम, देखो अब मुझे एक बात बताइए, सरकार इनकम कहां से ले रही है, टैक्स से और नॉन टैक्स से। तो ये सरकार का हर साल का लगभग फिक्स होता है कि साहब हमारे पास इतना टैक्स आएगा, हमारे पास इतना नॉन टैक्स आएगा, गैर कर इतना आएगा और कर इतना आएगा। ये सरकार का वर्तमान का पता रहता है कि इतना आएगा और इतना नहीं आएगा, ये बात क्लियर। और अब जो व्यय है, सरकार जो खर्चा करी वो डेली बेसिस पे करी, डेली बेसिस का हमें पता रहता है ना भाई। आज जैसे मैं कहूं कि मेरे घर में जो राशन पे खर्चा लगता है वो 2,000 रुपये 3,000 रुपये का लगता है, तो मुझे पता है ना कि हर महीने लगभग 2,000-3,000 रुपये का खर्चा लगेगा, सीधी सी बात है। इसी प्रकार से सरकार को पता है कि हमारे पास इतने कर्मचारी काम कर रहे हैं, इतनों को सैलरी देनी है, इतनों को पेंशन देनी है, ये सब कुछ तो सरकार को पता है। तो वर्तमान में जो सरकार की इनकम कितनी आ रही है और सरकार के खर्चे कितने आ रहे हैं, उसी की चर्चा राजस्व घाटे में होती है, भविष्य भूतकाल की नहीं। जब सरकार को राजस्व घाटा प्राप्त होता है तो इससे संकेत मिलता है कि सरकार निर्बचत कर रही है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बचतों का उपयोग अपने उपभोग संबंधी व्यय के कुछ हिस्सों को पूरा करने के लिए कर रही है। अब देखिए, जब हम राजस्व घाटे की बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या कहा गया है, सरकार अपने जो उपभोग व्यय है, उपभोग करने के लिए जो खर्चा कर रही है उसके लिए सरकार क्या करे, निर्बचत करे। निर्बचत का मतलब होता है डिससेविंग। डिससेविंग का मतलब यह है कि सरकार की जो बचतें हैं ना, वो बचतें निकाल करके किस पे खर्च करती जा रही है, राजस्व जो व्यय है उस पे खर्चा कर रही है। अब मेरी बात एक बार सुनिए, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए कि आज मेरे पास 20,000 रुपए की सेविंग है, एक जस्ट उदाहरण के तौर पे अपन देख रहे हैं,
20,000 रुपये की सेविंग है। इस 20,000 की सेविंग में मुझे लगा इस महीने की मुझे 5,000 रुपये की आवश्यकता है। 5,000 रुपये किस चीज़ के लिए? मुझे कपड़े खरीदने हैं, मुझे घड़ी खरीदनी है, मुझे जूते खरीदने हैं, ठीक है, मुझे बैग खरीदना है, ऐसी चीज़। अब ये ऐसे काम है जो नहीं भी खरीदूंगा तो ऐसी बात नहीं कि मैं मर जाऊंगा, ऐसा तो है नहीं। बैग इस महीने नहीं, अगले महीने आ जाए, उसके अगले महीने आ जाए, कोई बात नहीं, चल रहा है काम। कपड़े हैं ही, ऐसा तो है नहीं कि भाई बिल्कुल भी कपड़े नहीं है। या घड़ी, ऐसा कोई बिल्कुल ही कहीं कानून में लिखा है कि साहब घड़ी पहनना ही जरूरी है तो आप घड़ी खरीदोगे, ऐसा तो है नहीं। पर मैं फिर भी वो खर्चा करता हूं, मैं अपनी सेविंग्स को निकाल कर करके अपने उपभोग पे खर्चा करता हूं। तो क्या होगा, एक दिन सेविंग्स मेरी खत्म हो जाएंगी और फिर मुझे इन अपनी इस लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए मुझे क्या है, उधार लेना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या है, कर्जे के जाल में फंसता चला जाऊंगा। और अगर ये जो 20,000 रुपये मेरे पास पड़े हैं, इन 20,000 रुपयों से मान लो जैसे मैं कहीं सोना खरीद लूँ तो कल को जैसे उसकी रेट हाई हो तो मैं बेच दूं। मैं किसी से मान लीजिए 20 लाख रुपए उधार ले लूं और 20 लाख रुपए उधार लेकर करके मैं जमीन खरीद लूं और मैंने उसको बोला भाई 10 साल में चुकाऊंगा, तो उसने बोला 10 साल में 5 लाख ब्याज लूंगा। बिल्कुल ले तू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने एक जगह 20 लाख रुपए की जमीन ले ली और 25 लाख मुझे पता है कि 10 साल बाद चुकाने, पर मुझे यह भी पता है कि 10 साल बाद इस जमीन की जो रेट है ना वो करोड़ों में होगी। अगर उसकी जमीन की रेट 1 करोड़ भी पहुंच गई ना तो मैं उसको 25 लाख देके 75 लाख बचा लूंगा। तो एक तरफ तो अगर हम खर्चा हमारे कपड़े पे, जूते पे, इन पे करते हैं, और एक तरफ हम खर्चा कहां कर रहे हैं, जहां पर हमारी संपत्ति बन रही है, जो मैंने अपनी सेविंग्स को निकाल कर करके अपनी रोजमर्रा जिंदगी के लिए पैसा खर्च करा है, ना तो उससे जो लोग मेरे कर्जा मांगते थे ना तो उनका कर्जा कम हुआ और ना मेरे पास कोई संपत्ति नहीं आई ना। उसी प्रकार से सरकार के पास है, सरकार ये रोजमर्रा उपभोग के पे खर्चा कर रही है, इनको तनख्वाह देनी है, इनके लिए इतना पैसा खर्च करना है, इनके लिए इतना पैसा खर्च करना है, ये करना, इसलिए सरकार खर्चा करे। तो सरकार के पास जहां भी जो बचतें होती है उनको क्या करती जाती है, निर्बचत करती जाती है, डिससेविंग करती जा रही है, सरकार खत्म करती जा रही है सेविंग। तो जो दूसरे क्षेत्रों से जो भी सेविंग हो रही थी वो सारी की सारी सेविंग सरकार किसमें, उपभोग संबंधी जो व्यय है उनमें खर्चा करती जा रही है। इस स्थिति में सरकार को न केवल अपने निवेश के लिए अपितु अपने उपभोग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी ऋण ग्रहण करना पड़ेगा। अब एक दिन सेविंग तो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब जब सेविंग खत्म हो जाएगी तो जो निवेश के लिए तो आपको उधार लेना ही पड़ेगा कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करो, उसके लिए तो आपको उधार लेना ही है, बल्कि आपको जो उपभोग संबंधी जो आवश्यकता है उनके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, उधार लेना ही पड़ेगा। मतलब जो डेली आपकी जरूरतें हैं उनके लिए भी हमें उधार लेना पड़ेगा। इससे ऋणों और ब्याज दायित्व का निर्माण होगा। अब देखो, अब बड़ी बात को समझो, जब आप सरकार निवेश के लिए पैसा उधार ले रही है, मतलब कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, सरकार अपने उपभोग के लिए पैसा उधार ले रही है। अब लगातार क्या करती जा रही है, सरकार पैसा लेती जा रही तो क्या होगा, ऋण बढ़ता जाएगा। ऋण बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ऋण भी बढ़ रहा है और समय के साथ जो ब्याज है उस पर वो भी बढ़ रहा है। तो मतलब लगातार आपका क्या बढ़ता जा रहा है, जो दायित्व है, जो लायबिलिटी आपकी वो बढ़ती जा रही है। आपको लगातार कर्जा लेते जा रहे हो, वो कर्जा चुकाना है ना भैया। ऐसा तो है नहीं कि अपने पास रख लोगे, नहीं देना, पैसा आ गया जो नहीं देना, पैसा भी देना है और उसके ऊपर ब्याज भी देना है। और बहुत सी बार बच्चों ये कंडीशन हो जाती है कि लोग इतना पैसा उधार ले लेते हैं कि जितना उधार लेते हैं उससे ज्यादा तो कभी कभी ब्याज हो जाता है। तो हर व्यक्ति को कोशिश ये करनी चाहिए कि उधार से बचे, पर उधार से बचना समाधान नहीं है। इंसान उधार लेता है, उधार आज हर व्यक्ति के ऊपर है, पर उधार में कौन सी कंडीशन से बचे, अपने उपभोग पे खर्चा करने के लिए उधार ले, उससे बचना चाहिए। तो उधार फिर किसके लिए ले सर, उधार आप लीजिए निवेश करने के लिए, आप उधार लीजिए संपत्ति बनाने के लिए। अगर आप संपत्ति बनाने के लिए उधार ले लो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कुछ ऐसा जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जहां से पता आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, तब आपको उधार सही है। पर आप उधार अपने कपड़े खरीदने के लिए, जूते खरीदने के लिए, अपनी ऐशो आराम जरूरतों को पूरा करने के लिए खरीदते हो तो आप भैया बहुत बुरे समय में जाओगे, कर्जे जाल में आप फंसते ही जाओगे, बहुत बुरे कर्ज जाल में फंसते जाओगे। पर अगर हम उधार ले लेकर के जमीन खरीद रहे हैं, हम उधार ले लेकर के कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, उधार ले लेकर के कहीं सोना चांदी खरीद रहे हैं, हमें पता है कि 5 साल 10 साल ये बिल्कुल हाइक करेंगे और इनको बेच करके खूब पैसा अपन कमाएंगे। तो यहाँ पर सरकार क्या है, निवेश के लिए पैसा ले, बहुत बढ़िया बात है, पर उपभोग संबंधी के लिए अगर सरकार को ऋण लेना पड़ता है तो उससे ऋण भी बढ़ेंगे, ब्याज का दायित्व बढ़ेगा और फिर फाइनली सरकार को अपने व्यय में क्या करनी पड़ेगी, कटौती करनी ही पड़ेगी। फिर सरकार फाइनली क्या करेगी, अपना जो खर्चा कर रही है उस खर्चे में कटौती करेगी। देखो बच्चों, एक बात जीवन की सीख देता हूं मैं आप लोगों को, आप लोग
30 साल 25-30 साल तक की एज तक अगर स्ट्रगल कर लेंगे, संघर्ष कर लेंगे। बहुत सी बार आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार हमारे माता पिता हमें हमारे मनपसंद का फ़ोन नहीं लेने देते हैं, हमारे माता पिता हमें ये चीज़ नहीं करने देते। आप 25 से 30 साल तक की जो एज है ना, वहाँ तक जी जान लगा कर करके आप मेहनत कर सकते हो। आप मेहनत करो और पैसे को बचाने की कोशिश करो। फालतू के दिखावा में कुछ ही नहीं रखता। देखो, आप एक दिन शर्ट अच्छी पहन लोगे, एक दिन जींस अच्छी पहन लोगे, 2 लोग तारीफ करेंगे, वो भूल जाएंगे हाँ हाँ उसने अच्छी शर्ट अच्छी जींस पहनी थी। मैं ये नहीं पहना कि आप फटे कपड़े पहनो। आप ठीक ठाक एक अच्छा जो इंसान का लुक रहता है उस लुक के हिसाब से आप कपड़े पहनिए, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि हम हर महीने नए कपड़े खरीदें, 7 दिन की 7 ड्रेसेस हमारे पास होनी चाहिए। ऐसी चीज़ों पर खर्चा करना बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। नहीं तो एक समय स्थिति क्या होगी कि आप आज यंग एज में, आज आप जिस एज में हो, इस यंग एज में आप खूब ऐशो आराम कर लोगे, परंतु जो भविष्य में जाकर जाओगे ना आप, तब आपको बड़े दुख उठाने पड़ेंगे। बेटा, मैं पर्सनली जीवन में ऐसा मैंने देखा है कि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने किसी समय में ना वो दूध से नहाया करते थे। ये मेरा पर्सनल लाइफ के एग्जाम्पल है, मतलब मैंने देखे में वो लोग दूध से नहाया करते थे। उनका जीवन इतना ऐशो आराम का जीवन था, पर बाप दादा की सारी कमाई सब कुछ खत्म कर दिया और आज उनके यह हालत हो चुकी है कि रोज उनके दरवाजों पर रहना जो कर्जा मांगने वाले हैं वो गेट खटखटाते हैं, हमारा पैसा दे दो, हमारा पैसा दे दो। कभी वो वहाँ लुकते, वहाँ छिपते हैं, कहीं वहाँ भाग जाते हैं, कहीं वहाँ भाग जाते हैं। तो फिर फाइनली क्या करना पड़ता है, उस समय दूध से नहाए और अब आज दूध की चाय पीने तक के भी पैसे नहीं बचते, तो फिर वो कटौती करना शुरू करते हैं। नहीं यार, ये खर्चा भी मत करो, ये खर्चा मत करो, इससे कर्जा चुका देंगे, इससे कर्जा चुका। इसलिए सही लाइन पे शुरुआत से ही चलो। शुरुआत से सही लाइन पे चलते रहोगे तो जिंदगी में कभी दिक्कत आएगी नहीं। तो अब क्या है, अब सरकार ने ले लिया कर्जा और सब कुछ, अब फाइनली फिर सरकार को क्या करना पड़ेगा, कर्जे को कम कर, सॉरी जो खर्चा सरकार करे उसमें कटौती करनी ही पड़ेगी। क्योंकि राजस्व व्यय का एक बड़ा भाग व्यय के लिए प्रतिबद्ध होता है, इसलिए इसमें कटौती नहीं की जाएगी। अब जो राजस्व व्यय है, ठीक है, अब वो क्या है, व्यय के लिए प्रतिबद्ध होता है, इसलिए इसमें कटौती नहीं कर सकते। हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कटौती नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो मुझे एक बात बताओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो सैलरी है, पेंशन है। आज सरकार किसी की सैलरी कम कर देगी या रोक देगी तो हल्ला नहीं मच जाएगा, विरोध प्रदर्शन हो जाएगा सरकार का, सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद। पेंशन रोक लेगी तो कहा जाएगा कि सरकार वर्तजनों के खिलाफ है, सरकार अपने कर्मचारियों की इज्जत नहीं करना जानती है। वो तो सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम नहीं कर सकती, जो डेली के खर्चे उनको तो कम नहीं कर सकती, फिर खर्चा करेगी कहां से कम। बहुधा सरकार उत्पादक पूंजीगत व्यय अथवा कल्याण संबंधी व्यय में कटौती करती है, तो फिर फाइनली सरकार के जो पूंजीगत व्यय है उसमें कटौती करेगी, और या जो कल्याण संबंधी व्यय है, जो कल्याण पे पैसा लगाया जा रहा है, सामाजिक आर्थिक कल्याण पे, उनमें से सरकार पैसा कट करना शुरू करेगी। इसके परिणाम स्वरूप विकास की गति धीमी होती है और कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और अब देखिए, आपने पूंजीगत व्यय क्या कर रहे हैं, ऐसे व्यय, ऐसे खर्चे हैं जो या तो आपकी जो देनदारी है उसको कम कर रहे हैं या आपकी संपत्ति बनाते हैं। मतलब अब आपने वो खर्चे कम कर दिए जिनसे संपत्ति बन रही थी, ठीक है, तो मतलब अब आपका क्या होगा, संपत्ति नहीं बन रही है। आपने सामाजिक आर्थिक कल्याण पे जो पैसा खर्च कर रहे थे वो कम कर दिया, तो इसका मतलब क्या, विकास भी कम होगा और कल्याण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो बेकार प्रभाव पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जो देश की ग्रोथ है, जो देश का विकास यात्रा पे देश चल रहा है, वो क्या है, पीछे चलता जाएगा। अब बात करते हैं राजस्व घाटे के निहितार्थ। निहितार्थ का मतलब होता है बेटा इंप्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिशिट। इंप्लीकेशन का मतलब क्या है, अब आप ये तो जानना चाहोगे ना कि सर राजस्व घाटा हो गया, चलो आपकी बात हमें बहुत अच्छे समझ में आ गई कि जहां पे राजस्व व्यय ज्यादा हो, राजस्व प्राप्तियां कम हो, ये बात समझ में आ गई। पर इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सरकार के बजट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो तो जानना चाहिए। तो बिल्कुल जानना चाहिए, और अगर ऐसे सवाल आपके दिमाग में आते हैं तो आप बिल्कुल सही राह पर पढ़ रहे हैं फिर तो। ये प्रस्तावित बजट में अपने नियमित और आवर्ती व्यय को पूरा करने में सरकार की असमर्थता को दर्शाता है। देखो, अब जो राजस्व घाटा है वो क्या दर्शाता है कि जो नियमित और आवर्ती व्यय है, मतलब जो रेगुलर होने वाले जो खर्चे हैं उनको पूर्ण करने में सरकार क्या है, असमर्थ है, मतलब सरकार कैपेबल नहीं है। हमने ये तो दर्शाया सरकार के अपर्याप्त हो रही है सरकार। अब जब अपर्याप्त हो रही है सरकार क्या करेगी, बचत में से निकाल करके पैसा खर्चा करना शुरू करेगी। तो जो डेली जो खर्चे होते हैं उन खर्चों को पूरा करने में सरकार अभी असमर्थ है, इनकेपेबल है।
इसका तात्पर्य यह है कि सरकार बचत नहीं कर रही है, यानी सरकार अपने उपभोग व्यय को वित्त पोषित करने के लिए अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बचत का उपयोग कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यह हो जाएगा कि सरकार बचत तो कर नहीं रही है। देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, भैया बचत आप कब करते हो? देखो, एक जेम कीनीज आप लोगों ने पढ़ा ही है वैसे तो, C+S, मतलब वो कहते हैं जो हमारी इनकम होती है उसमें या तो हम उपभोग करते हैं या बचत करते हैं। तो मतलब पैसा बचेगा तभी तो आप बचत करोगे। आज मेरी इनकम 10,000 है और मेरा खर्चा 6,000, तो 4,000 मेरे बच रहे हैं, पर इनकम भी मेरी 10,000 है और खर्चे 14,000 के, तो 4,000 और लगाने हैं। तो बचेगा कब? जब आप, बचत कब होती है? जब आपके उपभोग कम हो। तो यहाँ तो सरकार का पहले से ही खर्चा ज्यादा चल रहा है, तो यहां से तो बचत है नहीं। फिर दूसरी जगह से जो बचत होती है सरकार उसको भी क्या करना शुरू कर देती है? खर्च करना शुरू कर देती है। ये बात आपने अभी भी पढ़ ली थी। इसका तात्पर्य यह भी है कि सरकार को इस घाटे को पूंजीगत प्राप्तियों, उधार या विनिवेश के माध्यम से पूरा करना होगा। तो सरकार अब इसमें क्या करेगी? पूंजीगत प्राप्तियों से दूर करेगी। पूंजीगत प्राप्तियों में क्या होता है? पूंजीगत प्राप्तियों में या तो सरकार उधार लेगी या सरकार अपनी किसी संपत्ति को बेचेगी, विनिवेश करेगी। ठीक है, ये बात हमारे जीवन पे भी लागू होती है बेटा। अगर हमारे डेली के ऐसे शौक हैं जिन शौक के कारण हमें उधार लेना पड़े, तो ऐसे शौक बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अगर हमारे ऐसे शौक हैं जिनके कारण हमारे बाप दादाओं की जमीनें बिक जाए, तो बड़ी दुख की बात है। ठीक है, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो शराब के नशे में, जुए के नशे में, इनमें लग जाते हैं और जमीनें बिक जाती है, घर का सोना चांदी पैसा सब कुछ चला जाता है। तो इसीलिए तो संत कबीर ने कहा था कि पूत कपूत तो धन क्यों संचय और पूत सपूत तो धन क्यों संचय। वो कहते हैं कि माता पिता को कभी भी धन संचय नहीं करना चाहिए, धन का इकट्ठा नहीं करना चाहिए। माता पिता कहते हैं ना हम हमारे बच्चों के लिए इकट्ठा करते हैं, तो संत कबीर कहते हैं, बोले किसके लिए? बोले अगर आपके बच्चे बेकार है तो आप क्यों धन संचते हो? वो आपके सारे धन को, सारी धन दौलत जायदाद को सबको खत्म कर देंगे। अगर आपके बच्चे में कोई गलत शौक है, आपका बच्चा बिगड़ा हुआ है, और अगर आपके बच्चे के बहुत ही बुरी स्थिति में, तो आप कितना ही संचो, करोड़ों में दे जाओ, वो पूरा बर्बाद कर देगा। तो फिर बोला अच्छा बेटा हो तो उसके लिए, तो अच्छा बेटा बेटी हो तो उसके लिए तो संचय। तो बोला जो अच्छा ही है वो, तो फिर धन इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है? वो इतना सामर्थ्यवान है, वो खुद ही कमा लेगा। तो बोले बच्चों को धन नहीं, बच्चों को संस्कार देकर करके जाइए। तो ऐसे शौक, ऐसी आदतें किसी काम की नहीं होती जो बाप दादाओं की जमीनें बिकवा दे। ठीक है, तो बस सरकार को क्या है, अब वो उपभोग व्यय के लिए क्या करना पड़ता है? या तो उधार लेना पड़ता है, या जो विनिवेश है डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो अपनी किसी सरकारी संपत्ति को सरकार को बेचना पड़ता है। इसका मतलब है सरकार राजस्व घाटे से या तो उधार के रूप में देनदारी में वृद्धि होती है या विनिवेश के माध्यम से संपत्ति कम होती है। तो अब इसमें राजस्व घाटे के कारण क्या होगा? या तो सरकार की देनदारी में वृद्धि हो जाएगी क्योंकि सरकार उधार लेगी मतलब पैसा सरकार ने ले लिया। अब सरकार ने पैसा ले लिया, वो चुकाना भी है। मतलब पहले मान लो सरकार पे 10 लाख का कर्जा था, अब 5 लाख और कर्जा ले लिया, तो अब सरकार पे क्या है? 15 लाख की देनदारी हो गई। तो देनदारी बढ़ी ना, पहले 10 की थी अब 15 लाख की हो गई। या सरकार कोई संपत्ति बेच रही है, जैसे मान लो सरकार के पास पहले 20 प्लॉट थे, 20 जमीनें थी, अब सरकार ने 3 जमीनें निकाल दी, तो अब कितने रह गए? 17 प्लॉट ही रह गए। तो ये क्या हो गया? संपत्ति कम हो गई, हमारी जो असेट है वो कम हो गई। अतिरिक्त उपभोग व्यय को पूरा करने के लिए पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति को जन्म देता है। देखो, आप उपभोग व्यय को पूरा करने के लिए, आपकी जो एक्स्ट्रा उपभोग व्यय है उनको पूरा करने के लिए जो पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग आप कर रहे हैं, तो उनसे क्या होगा? मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाएगी, मतलब इन्फ्लेशन आ जाएगा। अब इस चीज को समझो, पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है? सरकार ने लोन लिया। एक बार आप इसको समझिएगा, सरकार ने लोन लिया। लोन लेने का मतलब है सरकार के पास पैसा आया सरकार के पास पैसा, सरकार के पास पैसा आया। सरकार ने पैसा क्यों लिया है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, लोगों को सैलरी देने के लिए और देने के लिए और सारे काम करने के लिए। इसका मतलब है कि सरकार के पास पैसा आया, सरकार ने मार्केट में छोड़ दिया। मार्केट में छोड़ दिया मतलब लोगों के पास पैसा चला गया, इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में पैसा चला गया, लोगों के पास पैसा चला गया है एक्स्ट्रा। इसका मतलब यह है कि जो उनकी क्रय शक्ति है, वस्तुओं को खरीदने की जो चीज आवश्यकता शक्ति है वो बढ़ जाएगी, क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। क्रय शक्ति है, परचेजिंग पावर क्या होता है बेटा? मतलब किसी वस्तु को खरीदने की आपकी कितनी पावर है, आप कितनी खरीद सकते हो। अभी पावर कैसे पता चलेगी? जेब में जितना पैसा है, मेरे जेब में 100 रुपए है, मतलब मेरी किसी 100 रुपए तक की वस्तु खरीदने की क्षमता है। 1 लाख रुपए तो 1 लाख रुपए तक की, 10 लाख है तो 10 लाख रुपए तक की। अब सरकार ने लोन लिया, पैसा मार्केट में छोड़ दिया, तो लोगों के पास पैसा पहुंचा, मतलब उनके पास परचेजिंग पावर बढ़ गई। अब परचेजिंग पावर लोगों के पास बढ़ गई, मतलब लोग क्या कर रहे हैं? अब जो मांग है, डिमांड है, उसको बढ़ाते जा रहे हैं।
मांग बढ़ाते जा रहे हैं। मांग बढ़ेगी साहब, हमें भी खरीदना, हमें भी ये खरीदना है। और आपने पढ़ा है जब मांग ज्यादा हो और पूर्ति सप्लाई कम हो, डिमांड ज्यादा, जैसे मान लो किसी वस्तु की 100 की डिमांड है और वस्तु बनी हुई 80 है, तो अब मार्केट वालों को पता चल जाएगा साहब 100 लोग खरीदना चाहते हैं पर चीज बेचने की 80 है, इस चीज की कीमत 100 रुपए है पर अपन 400 में बेचेंगे क्योंकि लोग खरीदेंगे, खूब पैसा है। तो इससे क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। समझे प्यारे बच्चों? तो लोन आने से पैसा इकोनॉमी में जाएगा, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, उससे लोग मांग बढ़ा देंगे, और जब मांग बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। यही बात वो यहाँ पे कह रहा है। और यहीं पे अगर मान लो सरकार ने अपनी संपत्ति बेची तो सरकार का पैसा आया, सरकार का पैसा आया वो इकोनॉमी में गया, क्रय शक्ति बढ़ी, मांग बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अधिक उधार लेने से ऋण राशि और ब्याज भुगतान के मामले में भविष्य का बोझ बढ़ जाता है, और इस तरह के ब्याज के बोझ में वृद्धि से भविष्य में राजस्व व्यय में वृद्धि होगी, इससे राजस्व घाटा और बढ़ेगा। देखो अब एक तरफ तो आपने ये देखा कि इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। दूसरी तरफ क्या है, जब आप ऋण ले रहे हो, लोन ले रहे हो, तो लोन और बढ़ गया, उस पर ब्याज बढ़ गया। अब इससे क्या होगा, भविष्य में उसको चुकाना है। अब उसको चुकाने के लिए आप फिर राजस्व एक्सपेंडिचर करोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करोगे, राजस्व व्यय करोगे। इसका मतलब यह है कि आप वापस क्या हो जाएगा, आप राजस्व घाटे में और बढ़ जाएगा। रेवेन्यू डेफिसिट कम होने की जगह क्या हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट और अपना बढ़ता जाएगा और ही इंक्रीज होता जाएगा। उच्च राजस्व घाटा सरकार को या तो अपने व्यय को कम करने या अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए एक चेतावनी संकेत देता है। जब राजस्व घाटा बहुत ज्यादा हो जाए, ये राजस्व घाटा देखो बेटा, ये जो रेवेन्यू डेफिसिट हुआ ना, ये दो तरीके से ही कम हो सकता है। ये उधार लेने से, संपत्तियां बेचने से कम नहीं हो सकता। ये दो तरीके से कम हो सकता है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट राजस्व प्राप्तियां और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय। ये जो राजस्व घाटा हो रहा है ये दो तरीके से कम हो सकता है। कैसे, या तो आप राजस्व प्राप्तियां बढ़ा दो, मतलब या तो आप लोगों पे टैक्स बढ़ा दो, या जो आपको जहां जहां से फीस मिल रही है, नॉन टैक्स जो गैर कर वाले हैं वहां से जो मिल रहा है उसमें बढ़ोतरी ऊपर, वो तो बहुत कम आता है। टैक्स बहुत बड़ी पावरफुल चीज है, सरकार टैक्स बढ़ा दे। टैक्स बढ़ा देगी तो क्या हो जाएगा, रिसिप्ट बढ़ जाएगी, पैसा आने लग जाएगा। पैसा आने लग जाएगा तो कोई चिंता वाली बात नहीं। और या आप अपने रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है उनको कम कर दो, कैसे, कहीं तो कम करो यार। मतलब लोगों की सैलरी हो गई, डेली वेजेस पे आप कुछ खर्चा कर रहे हो और करो, वो तो कम होना चाहिए। तो यहाँ पर संकेत दिया जाता है कि या तो अपने व्यय को कम कर दे या अपना जो राजस्व है उसको बढ़ा ले। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम नहीं कर सकते, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करो। कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करोगे तो सीधी सी बात है, आपके लिए जो है डेवलपमेंट है, विकास है, वो रुक जाएगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कहीं ना कहीं से सरकार रास्ता निकाल सकती है, पर वो निकलते नहीं है। तो सरकार फिर क्या करती है, टैक्स बढ़ा करके रिसिप्ट बढ़ाती है अपने। दूरदर्शी दृष्टिकोण के अनुसार राजस्व प्राप्तियां हमेशा राजस्व व्यय से अधिक होनी चाहिए ताकि अधिशेष का उपयोग विकास परियोजनाओं के लिए किया जा सके। हालांकि भारतीय बजट पिछले कई वर्षों से राजस्व घाटे का सामना कर रहा है। अब दूरदर्शी दृष्टिकोण के अनुसार मतलब अगर हम एक लंबी दृष्टिकोण रखें, आगे की, बहुत आगे की सोचे, तो हमेशा ध्यान रखिए कि राजस्व प्राप्तियां है ना वो ज्यादा ही होनी चाहिए। रेवेन्यू रिसिप्ट जो है ना हमेशा क्या हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट अगर आपकी ज्यादा होगी तो भविष्य में आप उस एक्स्ट्रा पैसे का विकास परियोजनाओं में खर्चा कर सकते हो, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में आप पैसा लगा सकते हो, कल्याण पे काम कर सकते हो और जगह पैसा। क्योंकि यहां से अगर पैसा बचेगा, एक्स्ट्रा पैसा बचेगा, तो वो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर भी खर्च कर सकते हो, वहां पे आप संपत्तियां खरीद सकते हो, आप लोन चुका सकते हो, ये सब काम कर सकते हो। परंतु काफी समय से जो भारतीय बजट में राजस्व घाटे में चल रहा है। अब बात करते हैं राजस्व घाटा कम करने के उपाय। अब चलो सर समझ में आ गया राजस्व घाटा हो रहा है, उसके क्या इंपैक्ट हो रहे हैं ये भी समझ में आ गया, पर ये राजस्व घाटे को कम कैसे किया जा सकता है, इसके क्या उपाय है। व्यय कम करें, तो मैंने वैसे बता ही दिया आप लोगों को, व्यय कम करें। सरकार को अपने व्यय को कम करने और अनुत्पादक या अनावश्यक व्यय से बचने के लिए गंभीर कदम उठाने चाहिए। तो सरकार को अपने व्यय कम करने चाहिए, अपने खर्चे जो है सरकार को कम करने चाहिए। और अनुत्पादक का मतलब क्या होता है, ऐसे जो कोई उत्पादक वाली चीज नहीं है, जैसे मतलब यहाँ कोई संपत्ति बन रही हो या कहीं पे कर्जा कम हो रहे हो, ऐसे काम तो करो जहाँ पे संपत्ति बन रही हो, कर्जा कम हो रहे हो, पर ये फालतू के खर्चे है ना उनको खत्म करो। जहां से कोई फायदा नहीं मिल रहा है ऐसे खर्चे सरकार को कम करने चाहिए, इन पे गंभीर कदम सरकार को उठाने चाहिए।
या सरकार राजस्व बढ़ाए। सरकार को कर घेर कर राजस्व के विभिन्न स्रोतों से अपनी प्राप्तियां बढ़ानी चाहिए, सरकार को ये बढ़ानी चाहिए। पर सरकार का ज्यादा टैक्स भी बढ़ा देगी तो भी क्या है, थोड़ा सा चिंता का विषय, क्योंकि देश में अस्थिरता पैदा हो सकती है, लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, सरकार को हटाने की मांग करेंगे, इस प्रकार की चीजें। तो राजस्व घाटा इस प्रकार से कम हो सकता है। देखो आपको मैं एक बात और बताता हूँ, मैं आने वाले लेक्चर्स में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मैंने आपको बताया भी था FRBM एक्ट 2003, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट रीमैनेजमेंट एक्ट 2003, जो 2004 के जुलाई से भारत में लागू हो गया था। इसमें यही काम किया गया था। इसमें सरकार ने कानून बना दिया कि आज मौजूदा सरकारें और आने वाली सरकारें सबको क्या करना होगा, घाटे को कम करना होगा, डेफिसिट को कम करना होगा। और ये इच्छा नहीं है, मर्जी नहीं है, ये कानून है, मानना पड़ेगा सरकारों को। तो ये FRBM एक्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे। जनरली FRBM एक्ट पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैंने तो बहुत कम देखे आज तक, शायद देखे नहीं, पर फिर भी बॉक्स में आपकी किताब में दे रखा है, अपन उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे ये जो घाटे हो रहे हैं ना उनको कैसे दूर किया जा सकता है, उसका एक समाधान ढूंढने की कोशिश करी गई थी FRBM एक्ट 2003 के द्वारा। ये एक आपके में टेबल दे रखी है, इस टेबल को थोड़ा सा समझ लीजिए जितना अपन ने आज पढ़ा है। देखो अब आपने राजस्व प्राप्तियां पढ़ा है, राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व और गैर कर राजस्व, तो आपको सकल घरेलू उत्पाद जितनी है उसमें से राजस्व प्राप्तियां टोटल कितनी है, 9, ठीक है, 9 है प्रतिशत में, 9%। मतलब आप मान लो कि हमारा सकल घरेलू उत्पाद 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से क्या हो रहा है, 9 रुपए में राजस्व प्राप्तियों से मिल रहे हैं, जिसमें से सुनो 7.3% जो है वो क्या है, कर से मिल रहा है, टैक्स से। मतलब इन 9 में से भी 7 रुपए 30 पैसे जो मिल रहे हैं टैक्स से मिल रहे हैं, और 1 रुपया 70 पैसा नॉन टैक्स से सरकार को मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखो राजस्व खर्च, जिसका ब्याज अदायगी कितनी करी है, 3.1, 3 रुपया 10 पैसे चुका है। प्रमुख उपदान, ठीक है, जो सब्सिडी है वो 1 रुपया है। रक्षा पे जो व्यय करा गया वो 0.9 मतलब 90 पैसा है। और टोटल करके जो खर्चा हुआ वो कितना हुआ, 11.7 हुआ है। ये 2020-21 के बजट के हिसाब से बेटा। अब इसमें देखो राजस्व घाटा, देखो राजस्व घाटा हमारा खर्चा कितना था बच्चों, खर्चा है हमारा 11.7, और हमारी जो इनकम है सरकार की वो कितनी है, 9.0, तो 7 और 2 मतलब 2.7 का हमें क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, घाटे में चल रही है। मतलब आप कह सकते हैं कि 2 रुपये 70 पैसे के घाटे में सरकार चल रही है। सकल घरेलू उत्पाद जितना भी है उसका 2.7% तक सरकार घाटे में। ये अब आगे का जो है ये अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हम आगे चर्चा करेंगे जब हम राजकोषीय की चर्चा करेंगे, ठीक है। ये अभी तक जितना पढ़ाया था वो आपको क्लियर कर दिया है, इसको आप देखिएगा, और कोई समस्या आती है तो बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। बाकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपके अपने चैनल लर्न एंड आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी नवीन जानकारियाँ मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।